जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी। पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज है दोस्तों सैटरडे 14 ऑफ दिसंबर 2024। ये दिसंबर भी कुछ ही वीक्स में समाप्त हो जाएगा, नए वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें जो भी बैकग्राउंड डिटेलिंग्स होती है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं, जो डाटा के साथ बैकग्राउंड डिटेलिंग्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट, जो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। कहाँ से मिलेगा वो? तो आपको सीधे जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, अगर आप वहाँ पे आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो टेलीग्राम पे जा करके आपको लिखना है क्या? पूरा एकेडमी। आपको चैनल सीधे दिख जाएगी, इसी थंबनेल के साथ आपको वो चैनल दिखेगी। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। चलिए देखते हैं द हिंदू के फ्रंट न्यूज़ पे क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, उसको हम कवर करेंगे। तो न्यूज़ पहले ही पेज पे यहाँ पे निकल के आ रहा है। अपोजिशन और रूलिंग के बीच में छोटे छोटे बातों पे विवाद चल रहा है यहाँ पे, जो संसद में उठ के आई है। क्या? तो कांग्रेस को कहा जा रहा है कि ये हमेशा पावर को चूज करती है कॉन्स्टिट्यूशंस के अपेक्षा। यहाँ पे कौन आरोप लगा रहा है? तो यहाँ पे राजनाथ सिंह ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इमरजेंसी में आप लोगों ने इस प्रकार की सिचुएशन किया और गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को गिराने में भी आप लोगों ने बहुत जगहों पे हाथ आप लोगों का पाया गया। तो इस प्रकार की चीज़ ये आरोप लगाते हैं। तो वहीं पे दूसरी तरफ आपको पहला स्पीच संसद में पहुंच के, ये है कौन? प्रियंका गांधी वाड्रा, पीजीवी। इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है? वायनाड। कहाँ पे आई है? केरला। वायनाड केरला से निकल के आई हैं। अब ये संसद में अपना इनॉग्रल स्पीच, डेब्यू स्पीच यहाँ पे दी है। इसमें सीधे कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशंस जो है यहाँ पे भारत की संविधान के अनुसार चलेगी, ना कि संघ की विवाद के अनुसार। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस चीज़ को समझें और जानें। यहाँ पे इन्होंने एक तीखा प्रहार आते ही कर दिया है आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पे। दूसरी चीज़ें, कास्ट सेंसस को लेकर उभरी है। दूसरी बिंदु ये है कि कास्ट सेंसस की जो प्रपोजल थी उसको कई बार गवर्नमेंट डिनाई कर रही थी कि हम कास्ट के आधार पे क्यों बटेंगे, लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि बीजेपी के पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी कास्ट सेंसस करवाने के लिए राजी है। आप अपने पहले प्रॉपर प्रपोजल तो तैयार करिए। यहाँ पे ये बातें बोल रहे हैं। दोनों मुद्दों को आप लोगों ने यहाँ पे समझा। अच्छा, आप लोगों से मेरा यहाँ पे प्रश्न है कि जब देश में इमरजेंसी हुआ था तो कब स्टार्ट हुआ था और कब फिनिश हुआ था? लोकसभा कितने साल तक रही थी? ये तीनों चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा, लंबे समय तक चीज़ें आपको याद भी रहेंगी और कमेंट सेक्शन में लिखने से वो चीज़ें मेमोराइज भी हो जाती हैं। इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को आपसे कहता हूँ, तो ये चीज़ें ज़रूर से आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है गो सर्च इट आउट, राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। अपोजिशन यहाँ पे हाई कोर्ट जज को इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया है। कहाँ पे? तो राज्यसभा में। अब देखिए, राज्यसभा के जो भी एमपी हैं वो यहाँ पे लेके आए हैं शेखर कुमार यादव, जो यहाँ पे अटेंड कर रहे थे विश्व हिंदू परिषद के इवेंट को, और उस इवेंट में इन्होंने कुछ माइनॉरिटी को लेकर के टिप्पणी करी थी। उस टिप्पणी की वजह से इनको इम्पीचमेंट अब फेस करना पड़ सकता है। इम्पीचमेंट क्या होता है कि रिमूवल ऑफ जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो, दोनों के लिए इम्पीचमेंट आएगा ही आएगा। और यहाँ पे क्या होता है, तो इसमें दो ग्राउंड हो जाते हैं, एक मिस बिहेवियर, गलत व्यवहार, दूसरा इनकैपेसिटी, आप योग्य ही ना हो। ये दो ग्राउंड होते हैं जिसके
ग्राउंड पे आपको इम्पीचमेंट होता है। अभी तक बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज यहाँ पे इम्पीच नहीं हुए हैं, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार की जो शेखर कुमार यादव हैं, जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब ये इतने बड़े पोस्ट पे पहुंचने के बाद एक विशेष कम्युनिटी को तो टारगेट करके कमेंट नहीं कर सकते। तो ये बड़ा क्वेश्चन अपने आप में ही जुडिशरी की फेथ के ऊपर दोस्तों यहाँ पे उभर के आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और सही मायने में जो सोशल हार्मोनी है, सामाजिक शांति, उसको ये भंग कर सकती है इस प्रकार की स्पीचेस। तो हमें अगर सही मायने में किसी भी रूप से जुडिशरी पे फेथ है तो उस फेथ को बरकरार रखने की काम भी जुडिशरी की होनी चाहिए। उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बहुत सारे जो आपके लॉयर्स हैं, सीनियर लॉयर्स, कपिल सिब्बल, इस प्रकार के, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में और आपके राज्यसभा जो है उसमें भी पिटीशन ये लोग कर रहे हैं, मोशन ला रहे हैं इम्पीचमेंट का। देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सारी चीज़ें यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। इनॉग्रल स्पीच पीजीवी प्रियंका गांधी वाड्रा का आप लोग जा करके सुन सकते हैं यूट्यूब पे। नेक्स्ट अगर देखा जाए एडिटोरियल के तौर पे, तो यहाँ पे ये आर्टिकल है, एक्चुअली इसको भी काफ़ी इम्पोर्टेंस मैंने दिया है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये टॉपिक है दोस्तों। कहा जा रहा है कि प्रति घंटे 2021 में 30 लोगों की डूबने से मौत हुई है, और ये आंकड़ा कौन दे रहा है? सीधे आपका WHO। बहुत ही बड़ा UN का बॉडी है ये दोस्तों, जो आपको हेल्थ के लेकर के, जीवन को लेकर के, कई सारे मुद्दों पे लेकर के अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करता रहता है। उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिपोर्ट जो पब्लिश किया है उसमें ये पाया है कि ऑलमोस्ट 30 लोगों की प्रति घंटे 2021 में डूबने से मृत्यु हुई है। अब ये लोग देखिए, जो भी अगर ग्लोबली हम बात कर रहे हैं, ये अगर भारत की परिस्थिति में देखा जाए तो भारत का 7500 किलोमीटर का लगभग कोस्टल एरिया टच करता है। तो ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट पार्ट हो गया, और ये आपका मोस्ट साउदर्न पार्ट हो गया, टिप ऑफ इंडिया। इन तीनों साइड से भारत प्रॉपर तरीके से सी से घिरा हुआ है, ओशियन से घिरा हुआ है, जिसके कारण हमारे पास बहुत बड़ा एक कोस्टल एरियाज आ जाता है। तो हमें ये विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम पे हैवी टाइड भी आती है, हम सभी लोग जानते हैं, और यहाँ पे वार्निंग का बिलबोर्ड लगा है। इस बिलबोर्ड के लगने के बाद भी यहाँ पे प्रॉपर लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कभी भी आ सकती है हैवी तूफान, हैवी टाइड, और इनको लेकर के अंदर जा सकती है, जिसके कारण लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसी रिपोर्ट में यहाँ पे ग्लोबल स्टेटस ऑफ रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग प्रिवेंशन, ये रिपोर्ट याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि करंट अफेयर तो यहीं से निकलेंगे, इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? बहुत सारे लोगों की डूब के मौत हो गई, और वो रीजन कहाँ है? तो रीजन किस क्षेत्र में हुई है? तो मिडिल इनकम कंट्री की बात करी जा रही है। घबराइए मत, वो मिडिल इनकम कंट्री आपको अच्छे से मैं दिखाऊंगा, और जो अपडेट करके है वो भी चीज़ें बताई जाएंगी। तो मिडिल इनकम कंट्रीज में आपको यहाँ पे फोकस करने की बात करी गई है कि यहाँ पे ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं क्या, कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा जो भी इश्यू हैं, मुद्दे हैं जो कि पुअर और मार्जिनल सेक्शंस को ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे कहा जा रहा है इस रीजन में ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया। अपना भारत साउथ एशिया में आता है। साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्री में भी यहाँ पे बहुत सारी कंट्री हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री की अगर जब बात करेंगे तो ये कंट्री आ जाएंगी साउथ ईस्ट एशिया की, जिसमें आपका म्यांमार जो बॉर्डर टच करता है आपके इंडिया से, ये वाली कंट्री से लेकर के आपका पूरा का पूरा ईस्ट तिमोर लेस्टे, ये वाला पार्ट तक चीज़ें आती हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया का ये पूरा मैप है। इन कंट्री में बहुत ज़्यादा क्या हो रही है? डूबने से लोगों की डेथ हो रही है। अब दूसरी बात को अगर ध्यान में देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है 83,000 डेथ यहाँ पे इन कंट्रीज में हुई है। 83
तो ये कम नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट अगर सही मायने में देखा जाए तो ये ग्लोबल बर्डन क्रिएट कर रहा है कि इतने सारे लोगों की डेथ हो जा रही है। अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग प्रकार से रिस्क है। बच्चों पे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लगभग 24% के आसपास डूब के मृत्यु हो रही है। वहीं पे थोड़े से 5 साल से लेकर 14 साल के लोगों की भी यहाँ पे 14% के आसपास, 15 से 29 14%। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम यहाँ पे 7.2 मिलियन, सोच लीजिए 72 लाख लोग यहाँ पे डूब के मर सकते हैं 2050 तक। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए गवर्नमेंट को अवेयरनेस प्लान लाना चाहिए ताकि इन चीज़ों पे एक्शन लिया जा सके। अदरवाइज ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी और WHO के रिपोर्ट की क्या वैल्यू भी रह जाएगी, क्योंकि अगर रिपोर्ट आई है तो उस पर एक्शन लेने का काम यहाँ पे NGOज, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, वहाँ के पीपल, रीजनल प्लेयर्स, उन लोगों का हो जाता है। तो हमें सबसे ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। प्लस अवेयरनेस एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। अब इसकी तैयारी के लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट? प्री स्कूलिंग लेवल पे ही इस प्रकार की टीचिंग दे, इस प्रकार का अवेयरनेस फैलाए, स्विमिंग को लेकर के स्किल डेवलप करे, तब जा कर के हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं मिलियंस ऑफ द लाइफ। नहीं तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा है। ये नंबर प्रॉपर डिजास्टरफुल हो सकता है आने वाले समय में। तो 2050 तक इतने लोगों की जान मात्र डूब के चली जाए, ये बात समझ से परे है। अब लोअर इनकम, मिडिल इनकम, इन कंट्री को भी देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक्चुअली ये 2016 का आंकड़ा है। लो इनकम रेड में, मिडिल इनकम यहाँ पे ऑरेंज और येलो, हाई इनकम इन कंट्री को आप ब्लूइश में देख सकते हैं। तो हाई इनकम कंट्री ये रही, हाई इनकम, हाई इनकम, हाई इनकम। दूसरी जो है हाई इनकम कंट्री ये रही, इससे नीचे वाली ये कंट्री। हम लोग किस में आ रहे थे? यहाँ पे लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम। तो लोअर मिडिल इनकम में आ रहे थे। ये कंट्री जो आ रहे थे ये किस में? ये लोअर इनकम वाली कंट्री में आ रहे थे। इन्हीं कंट्री में ज़्यादा डेथ हो रही थी। तो अब यहाँ पे इस बेल्ट को भी आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे। अब लेटेस्ट अगर रिपोर्ट देखा जाए तो ये यहाँ पे 2023 के आंकड़े के अनुसार लो इनकम वाली कंट्री, ये देखिए लो इनकम वाली कंट्री, लो इनकम वाली कंट्री आपके सामने यहाँ पे है। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए लोअर मिडिल इनकम, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा कंट्री चपेट में आ रही है, जिसमें हम भारतीय भी आते हैं। वही बात करी जा रही है लोअर मिडिल इनकम कंट्री की। तो लोअर मिडिल इनकम कंट्री में यहाँ पे डेथ हुई है, जो ये वाला रीजन भी कवर कर रहा है। तो ये वाला रीजन भी आपका कवर कर ले रहा है। अपर मिडिल इनकम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई इनकम, यहाँ पे देख सकते हैं हाई इनकम वाली है। अपर इनकम ये वाली कंट्री है, तो ये हाई इनकम कंट्री है। इन कंट्रीज में इनकम के आधार पे आप समझ सकते हैं कि लोग कहाँ पे, कितनी उनकी पर कैपिटा इनकम है, कंट्री की कितनी यहाँ पे पॉपुलेशन की महीने में कितनी कमाई हो जाती है, इनकम के आधार पे हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि अगर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो एक्शन नहीं लेगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अच्छा, रीजन वाइज थोड़ा सा देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किन किन रीजन को ये एशिया, मिडिल एशिया, ईस्ट एशिया ये बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है वर्ल्ड वाइड रीजन। ईस्ट एशिया और पैसिफिक की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये वाले रीजन आ जाते हैं ईस्ट एशिया और पैसिफिक में। वहीं पे यूरोप एंड सेंट्रल एशिया की बात करें तो ये वाले आ जाते हैं यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में। लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन की बात करें तो लैटिन अमेरिकन से यहीं से शुरुआत होती है और कैरिबियन यहाँ तक चीज़ें चली जाती हैं। लैटिन अमेरिका अगर ये है तो कैरिबियन आपका यहाँ से यहाँ तक पार्ट आ जाता है। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट वाली कंट्री जब भी बात होगी तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से चीज़ें निकल के आएंगी ये मेडिटेरेनियन वाली। तो इस वाले चीज़ों को भी याद रखिएगा, जो इजराइल, लेबनान, सीरिया ये सब कंट्री हैं। नॉर्दर्न अमेरिका की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं
साउथ एशिया की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए साउथ एशिया में हम लोग आ रहे हैं, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे, तो ये अंतर हो जाता है, हम लोग साउथ एशिया में आ रहे हैं। दूसरी चीज़ें सब सहारन अफ्रीका की अगर देखा जाए तो ये पीली लाइन सब सहारन अफ्रीका वाली मैप को दर्शाती है। तो रीजन वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में किया, ये काफ़ी हेल्प हो जाता है दोस्तों। ये कोई छोटा सा चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है ये, क्योंकि जब भी आप किसी रीजन को डिनोट करोगे आप, तो वो आपको एकदम कम से कम चीज़ें कवर होनी चाहिए आपकी, किस एरिया को आप फोकस कर रहे हो। तो चाहे आप मेंस में लिखो, चाहे आप प्री के आपके क्वेश्चंस हो, वो एरिया कवर हो जाता है, तभी आपका एक आइडियाज़ निकल के आता है कोई भी इशू टॉपिक्स में। तो ये थी पूरी डिटेलिंग्स। आशा करते हैं इस छोटे से मुद्दे को मैंने अच्छे से कवर किया, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये डिटेलिंग में थोड़ा कवर किया। आशा करते हैं चीज़ें आपकी समझ में आई है। अच्छा, WHO की बात करी जाए तो WHO की यहाँ पे डिटेलिंग मैं दे दिया हूँ। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ पे बात करती है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 6 रीजनल ऑफिस हैं, 150 फील्ड ऑफिसेस हैं विश्व में। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना करी जाती है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। रिपोर्ट रिलीज करता है, ये आपके सामने यहाँ पे दे दिया हूँ। तो अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं दोस्तों, वो आपको आसानी से नोटिफाई हो जाएगा। और एक और रिक्वेस्ट है प्रॉपर आपसे, अगर आप फेसबुक चला रहे हो तो इस वीडियो को फेसबुक वाले अपने प्लेटफॉर्म पे ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इससे हमें चैनल को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी मदद मिल जाती है दोस्तों। तो जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हो, जो भी आप उस पर शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अल्लू अर्जुन साहब रिसेंटली पुष्पा 2 की लॉन्चिंग हुई थी हैदराबाद के संध्या सिनेमा में, जिसके कारण वहां पे स्टैम्पेड मच गया। स्टैम्पेड भगदड़ की वजह से एक लेडी की मौत हो गई और उसके बच्चे यहाँ पे घायल हो गए, जिसके कारण यहाँ पे इन पे केस दर्ज कराया गया था। केस दर्ज कराया तो यहाँ पे कोर्ट ने इनको अरेस्ट का वारंट दिया था, अरेस्ट किया गया इनको और पुनः यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। देखिए, बेल तो इनको तुरंत मिल जाएगी, बेल मिल भी गई एक्टर को, और यहाँ पे 50,000 के आसपास यहाँ पे पर्सनल बॉन्ड की ये फाइन भरे हैं जेल अथॉरिटी को, रीजन अथॉरिटी को। और यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो हस्बैंड है, जो विक्टिम मरी है वुमेन की, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन की कोई दोष नहीं है यहाँ पे, और ये तो भगदड़ की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करके आई है। अब यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो वैष्णव का है यहाँ पे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव साहब यहाँ पे सीधे सीधे गवर्नमेंट के एक्शन को लेकर के आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉपर पुलिसिंग एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल होता है वो होना चाहिए, जो वहाँ पे हुआ नहीं। तो यहाँ पे सीधे सीधे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इशू थी अल्लू अर्जुन जी को जो अरेस्ट किया गया है और वहाँ पे पुनः इनको बेल मिली है। तो ये पुष्पा 2 की प्रीमियर लॉन्चिंग थी संध्या सिनेमा हॉल। तो ये यहाँ पे बहुत हैवी भीड़ हो जाती है, क्राउड हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे भगदड़ मचती है और उस लेडी की डेथ भी हो जाती है। अब ये तो चीज़ें थी। अब क्या कोई भी प्रीमियर हो तो क्या पहले से प्री इन्फॉर्म नहीं होना चाहिए और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन उतना तैनात नहीं किया जाना चाहिए कि भीड़ होगी? ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन था ही नहीं और ये अचानक से आए और भीड़ उमड़ पड़ी। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मणिपुर हम सभी लोग जान रहे हैं, बहुत समय से यहाँ पे वायलेंसेस चल रहा है, उसी के ऊपर प्यारा सा एडिटोरियल आया हुआ है, उसको देखा जाएगा कंसाइज वे में, क्योंकि कई बार मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे से। हम सभी लोग जानते हैं, अगर शुरुआत करें यहाँ पे हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर के, तो यहाँ पे एथनिक वायलेंसेस चल रहे हैं। एथनिक वायलेंसेस चल रहा है। एथनिक वायलेंसेस दो ग्रुप में हो रहा है, एक कुकी ट्राइब, एक मितई ट्राइब। ये दो ट्राइब हैं
कुकी ट्राइब को यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है, मीतेई ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं मिला है। शेड्यूल्ड ट्राइब का बेनिफिट्स ये है, आप को सरकार के स्कीम्स का, सरकार के रिजर्वेशन का, सरकार के पॉलिसी का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको हिल एरिया में लैंड खरीदने की आज़ादी मिल जाती है। यही चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट है। प्लस जॉब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जॉब में भी आपको रिजर्वेशन मिलती है। तो ये चीज़ें नहीं मिलती है। ये कम्युनिटी लगभग 60 to 70% कंटेन करती है वहाँ पे पॉपुलेशन के रूप में। ये लोग थोड़े से कम संख्या में। इन दोनों के बीच में एक झगड़ा शुरू होता है जब वहाँ का हाई कोर्ट मणिपुर का ये कहता है कि मीतेई को भी यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए। तुरंत ये जैसे ही कमेंट आती है दोस्तों, तुरंत इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, एथनिक वायलेंसेस शुरू हो जाते हैं। वो वायलेंसेस अभी तक चल रहे हैं, उसी पे एडिटोरियल आई है। अब उस कहानी को हम यहाँ पर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना साहब आ चुके हैं बदल के, जो यहाँ पे कुएं हैं 47 है या 51 है, इन दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा, ये 51 है। अब यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो 51 जो आपके संजीव खन्ना साहब सीजीआई बने हैं भारत के, तो ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने का सोच रहे हैं। एक कमेटी बैठाई थी जस्टिस गीता मित्तल कमेटी। तो यहाँ पे ये गीता मित्तल कमेटी ये देखेगी कि क्या वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, कितना वायलेंसेस चल रहा है, कितना प्रॉब्लम निकल के आ रहा है, कितना वुमेन पे अत्याचार हो रहा है। ये सारी चीज़ें कौन सी कमेटी देखेगी? गीता मित्तल कमेटी। ये कमेटी का नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस प्रॉपर कभी भी बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। तो इस मित्तल कमेटी से अब रिपोर्ट लेगी, क्योंकि यही इन्वेस्टिगेशन करेंगी और ये कमेटी बैठाई गई है। तो बहुत समय से भी बैठाई गई है। इसी रिपोर्ट को यहाँ पे ये कमेटी सुपुर्द करेगी, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो कमेटी जो बैठी है उसी से डिमांड मांगी जा रही है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कितनी वायलेंस चली हैं, कितनी सेक्सुअल असॉल्ट हुई हैं, कितने प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, कितने मंदिर तोड़े फोड़े गए हैं, चर्च तोड़े गए हैं, जलाए गए हैं। जो भी एथनिक ग्रुप में यहाँ पे वायलेंसेस हुआ है उसकी सारी रिपोर्ट मित्तल कमेटी देगी। मित्तल मतलब जस्टिस गीता मित्तल कमेटी। अब ये बहुत आवश्यक है हायर जुडिशरी को कि इस प्रकार का संज्ञान ले। क्यों? क्योंकि रिमार्केबल रेटिसेंस है। इसका क्या मतलब होता है? वर्ड मीनिंग भी एक तैयार हो जाएगी आपकी। रेटिसेंस का मतलब होता है कि यहाँ पे आप कोई भी आंसर देने के लिए तैयार न हो, उसे रेटिसेंस बोलते हैं। तो जवाबदेही गवर्नमेंट की यहाँ पे बन रही थी, लेकिन सिविल सोसाइटी से और पॉलिटिकल और अपोजिशन से यहाँ पे कोई भी आंसर दिया नहीं गया। और पॉलिटिकल अपोजिशन को, क्योंकि पॉलिटिकल अपोजिशंस की अगर बात करें तो वो क्वेश्चंस रेज कर रहे थे लगातार मणिपुर वाले इश्यू पे, लेकिन वहाँ पे किसी को आंसर नहीं दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यही प्रॉब्लम निकल के आ रही है। दूसरा, बहुत सारी लैकनेस है, अकाउंटेबिलिटी है, जो गवर्नमेंट स्टेट की है वो भी वहाँ पे एक्शन नहीं ले पाई, जिसके कारण ये विद्रोह वायलेंस बहुत ब्रूटल तरीके से फैला। और हम सभी लोग जानते हैं कैसे नंगा करके पैरेड कराया गया था वुमेन को वहाँ पे। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के बीच में इतनी हद तक चली गई है। अब मज़े की बात ये है दोस्तों, आयरनी वहाँ पे या ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि सही मायने में एक कम्युनिटी, मीतेई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं, एक कम्युनिटी दूसरे में विवाह किया है, दूसरी कम्युनिटी इसमें विवाह किया है, तो वो लोग भी आज अलग अलग रह रहे हैं। वो लोग भी आज अलग अलग रह रहे हैं, उनके बच्चे अलग अलग रह रहे हैं। तो एक माँ और एक बेटे, एक हस्बैंड एक वाइफ, ये लोग आज के टाइम में अगर जो जहाँ पे फंसा है वहीं पे फंसा रह गया, क्योंकि हर जगह पे वायलेंसेस यहाँ पे चल रही है। इन्हीं चीज़ को लेकर के संज्ञान ले रहा है सुप्रीम कोर्ट कि आप इस कमेटी के रिपोर्ट को लाइए और हमको बताइए क्या चीज़ें चल रही हैं। सबसे ज़्यादा हॉस्टिलिटी कहीं चल रही थी आज के समय में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिरीबम एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका मणिपुर हो गया। मणिपुर की लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हर प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पे बना। अच्छा, एक यहाँ पे लेक है दोस्तों,
जहाँ पे संगाई डियर पाए जाते हैं। इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भैया यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं आपके यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में। तो ये सब समझिए। इस लेक का नाम अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। ये आपकी जीरीबम डिस्ट्रिक्ट, इस लोकेशंस को आप देखिए, ये बॉर्डर टच करता है और रिवर भी यहाँ से गुजरती है बहुत सारी। ये सबसे ज़्यादा चूरचांदपुर से लेके ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे वायलेंस वाली चीज़ें हुई हैं। एक समय था बिष्णुपुर और चूरचांदपुर, ये वाला इलाका काफ़ी ज़्यादा, थोवल ये वाला इलाका काफ़ी वायलेंस होता। अब यहाँ पे चीज़ें जब बची थी तो यहाँ तक चीज़ें अब पहुँच आई हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ें कही जा रही हैं कि जो भी हॉस्टिलिटी चल रही थी, नेशनल अटेंशन सही प्रकार से हुआ नहीं, बहुत सारे वायलेंसेज हुए, लोग आ करके पुलिस स्टेशन पे ही गन को लूट कर लेके चले गए और उसी गन का प्रयोग अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोर्ट यहाँ पे रिन्यू किया अपना अटेंशन और यहाँ पे कह रहा है मीनिंगफुल स्टेप्स निकलना चाहिए। देखते हैं कोर्ट क्या यहाँ पे एक्शन लेता है, वो तो समय बताएगा और जब रिपोर्ट आएगी तो भी देखी जाएगी। सही मायने कहा जा रहा है यहाँ पे कंसिलिएशन होना चाहिए सही मायने में, और जो भी चीज़ें मणिपुर को छोड़ करके यहाँ पे चीज़ें हुई हैं उसमें सही डायरेक्शन से कार्य हो, क्योंकि इसको फोकस ही नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में क्या हो रहा है, मेन लैंड को उससे लगभग मतलब नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो भारत का पार्ट है, भारत का कितना सुंदर पार्ट है ये नॉर्थ ईस्ट वाला, इसको हम लोग छोड़ ही नहीं सकते। हम इसको लेकर के बस चलना, ये भारत के लिए सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस प्रकार की चीज़ों का कहीं ना कहीं वायलेशन है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने नॉर्थ ईस्ट को सही प्रकार से लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये एक वेलकम स्पॉटलाइट है, वही चीज़ें बोली जा रही हैं। तो आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो इस एडिटोरियल में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रम्प आने वाले हैं 20 जनवरी को, इनका ओथ सेरेमनी होगा। अच्छा, अमेरिका में एक अमेंडमेंट किया गया था 20वां, उसी के अनुसार यहाँ पे 20 जनवरी को ये ओथ सेरेमनी होती है जब भी चुन के कोई भी वहाँ पे लीडर आता है। तो साउथ एशिया को कैसे देखेंगे, उसी पे मज़ेदार एडिटोरियल निकल के आई है, उस चीज़ को हम देखेंगे। साउथ एशियन कंट्री की बात करी जा रही है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वो बैलेंस करेंगे चाइना को और इंडिया को। क्यों? यहाँ पे जब भी बात आ रही है दोस्तों चाइना की और दूसरी तरफ बात आ रही है इंडिया की, और यहां पे रखता हूं मैं यूएसए। तो यूएसए कभी भी ये नहीं चाहेगा कि चाइना जैसी कंट्री एक सुपर पावर के रूप में खास करके एशिया में आए, कभी नहीं चाहता। इसीलिए हर प्रकार का ट्रेड बैरियर, सैंक्शन और उसका जो भी डेवलपमेंटल प्लान है उस पे वो फोकस करता है, और कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स की मदद से उसका बेल्ट और रोड इनिशिएटिव से लेकर के उसके बड़े बड़े जो भी प्लान है उस पे ये इंटरवेंशन करता है। तो ये जियो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है दोस्तों। अब इंडिया का जो भी सही मायने में अगर हम देखें इंडिया की अगर पावर को देखें, इंडिया के जियो पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी की पहुंच को देखें, तो हमको मिलेगा यहाँ पे कि इंडिया की रिक्वायरमेंट यूएस के लिए सबसे ज़्यादा हो चुकी है। क्यों? उसको टैकल करना है अगर एशिया में तो इंडिया की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए हमारा डिमांड ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा आज के समय में बढ़ा हुआ है। इस चीज़ को यूएसए समझ रहा है। तो यूएसए इस चीज़ को समझ रहा है, उसी की परिस्थिति से इंडिया को भी लाभ मिल रहा है, और चाइना जितना तरक्की कर रहा है उतना सही मायने में इंडिया को भी लाभ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यूएसए की निगाहें इंडिया पे बहुत पैनी निगाहें हैं। एक समय था यूएसए फोकस किस पे करता था, आपका पाकिस्तान को एक रोल प्लेयर के रूप में इस्तेमाल करता था। किसके खिलाफ? इंडिया के खिलाफ भी करता था और एशिया में भी करता था। ये चीज़ें याद रखिएगा। अफगानिस्तान वाले मुद्दे पे भी करता था। तो यहाँ पे अब वो चीज़ें, पाकिस्तान की जो जियो पॉलिटिकल पावर है उस नज़रिए से कुछ बची नहीं है पाकिस्तान के पास। इसीलिए ये जो यूएसए है सीधे फोकस कर रहा है किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। तो यही पूरी आर्टिकल में बताई गई है जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ।
हूँ। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 47वें प्रेसिडेंट हैं ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। 2025 जनवरी 20 में इनका ओथ सेरेमनी होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन, कोलाबोरेशन और कंसल्टेशन इंडिया के साथ साउथ एशिया में आवश्यकता पड़ेगी और ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की भी बातें चल रही हैं। अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस साथ साथ चलेंगी। क्यों? क्योंकि ये सब कहानी आपको मैं बता ही दिया। अब इसी की बात कर रहे हैं कि यूएस और इंडिया की टाई जो है वो यहाँ पे देखने को मिली है, जो आपको अभी इसी एडिटोरियल में मैं लिख के बताया हूँ। सारी चीज़ें कैसे चाइना को काउंटर करना है, कैसे अपना मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन प्रोजेक्ट जो नेपाल में श्रीलंका की हेल्प को लेकर के इंडिया की हेल्प कर रहा है, कौन? यूएस से। तो इन सब चीज़ों में हमें और कोऑपरेशन मिल रहा है। किसका? सीधे सीधे यूएसए का कोऑपरेशन मिल रहा है, क्योंकि यूएसए जान रहा है यहाँ पे चाइना आंखें गड़ाए बैठा है किसी भी प्रोजेक्ट पे एशिया के। तो साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के पूरा एशिया में ही यहाँ पे आंखें गड़ाने का एक कंट्री है, उसकी मदद लेना बहुत आवश्यक हो गई है यूएसए को। वो कौन सी कंट्री है? अपना प्यारा इंडिया दोस्तों। इसीलिए इंडिया को ये नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज के जियो पॉलिटिक्स की बात करें, अच्छा कितने लोग जानते हैं जियो पॉलिटिक्स किसको कहते हैं? अच्छा यहाँ पे 1 मिनट में मैं समझाऊंगा आपको। जियो पॉलिटिक्स का मतलब आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सारे चीजों को कलेक्टिवली जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं। अब इससे इन्फ्लुएंस होकर के जो डिसीजन लेती है यही जियो पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी बोली जाती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। एक कंट्री दूसरे कंट्री को कितनी किस हद तक मदद कर सकती है, इन चीज़ों पे पूरी की पूरी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन उसका कैसा है, एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री में कितना सपोर्ट करता है, वो अपनी नेबरहुड पॉलिसी की बात करनी पड़ती है। तो उसी को पूरा कंप्लीट जियो पॉलिटिक्स में चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे आशा करते हैं जियो पॉलिटिक्स जो बार बार मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो क्लियर हो गई होगी। तो यही सारी इश्यू निकल के आ रही है यूएस के सामने। बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना के भी सामने, चाइना को भी टैकल करना है और यहाँ पे यूएस यहाँ पे अगेंस्ट में खड़ा ही हुआ है। तो अब आ रहे हैं ट्रम्प साहब तो सीधे सीधे चाइना के विरुद्ध में भी आ जाते हैं। याद करिए कोविड-19 इन्होंने कोरोना वायरस बोला था, कोरोना वायरस इन्होंने चाइना वायरस बोल दिया था। तो ये चाइना वायरस बोल देते हैं कोविड-19 को। तो जो आदमी इतना चाइना के अगेंस्ट में ही है, क्योंकि चाइना और यूएसए की दोनों की अगर हम बात करें, चाइना और यूएसए दोनों की हम अगर बात करेंगे तो चाइना यूएसए से अगर इसकी इकोनॉमी और जीडीपी को देखेंगे तो कम तो है, लेकिन बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, एकदम फास्ट। और इंडिया की अगर तुलना करें तो इंडिया भी बढ़ रहा है, लेकिन उस पेस से, उस कैपेसिटी जो उसके पास है आज के समय में, वो हमारे पास नहीं है। इसीलिए यूएस सपोर्ट कर रहा है किसको? इंडिया को। तो यहाँ पे सपोर्ट करेगा और इसके सपोर्ट से हमें और जियो पॉलिटिक्स में मदद ही मदद मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यू भी निकल के आ रहा है। चाइना रशिया का भी यहाँ पे इंटेलिजेंस निकल के आ रहा है क्या कि इंडियन फर्म्स की कोलाबोरेशन हुई रशिया पे, तो ये हमारे ऊपर भी, और अदानी इश्यू का यूएस में भी इश्यू निकल के आया तो हमारे ऊपर भी ये कई सारी चीज़ों पे सैंक्शंस लगा देते हैं। और श्रीलंका को इंडिया यहाँ पे सपोर्ट भी किया है फिनेंशियली, तो आपको भारत को भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि एक प्रकार से एशिया का प्लेयर बनाया जा रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, किसको? इंडिया को। ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है और मज़ेदार एडिटोरियल है, इस चीज़ को समझिएगा। दूसरी चीज़ें यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो कम से कम प्रॉब्लम होनी चाहिए। ट्रम्प की अगर रिटर्न की चीज़ें देखा जाए तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, एक प्रकार से हिंट तो इन्होंने दे ही दिया कि जो बर्डन है वो शेयर किया जाएगा, रेसिप्रोसिटी होगी, नेशनलिज्म की बात करी जाएगी, compete करी जाएगी चाइना को। यहाँ पे चाइना के खिलाफ जो भी एक्शन होगा फॉरेन पॉलिसी में उसको टैकल किया जाएगा। तो इनकी जो प्रायोरिटी है चाइना के खिलाफ वो चीज़ें चल के आ रही हैं। ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, नेशन बिल्डिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये नहीं देंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस यही देंगे कैसे चाइना को टैकल करना है। ये एक पक्ष है
एडिटर का। दूसरी चीज़ें तो ये कोलाबोरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, किसके साथ, कंट्री के साथ, दोनों इंडिया और यूएसए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो इनका जो बहुत ज़्यादा कोई पॉलिसी जुड़ाव अभी रहा नहीं, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो पाकिस्तान को सही मायने में क्या छोड़ दिया है, तो ये हमेशा पलट सकता है यूएसए, और भारत ये बात अच्छे से जानता है। इसीलिए अपना फ्रेंड रशिया को यहाँ पे हम लोग छोड़ते नहीं है, जो हमारा हर परिस्थिति में काम देता है, सहायता देता है। तो हर प्रकार से सहायता जो देता है उसे हम नहीं छोड़ सकते, और इंडिया ये बात अच्छे से जानता है। यूएसए भी ये बात जानता है कि रशिया को इंडिया छोड़ नहीं सकता हमारे लिए। क्यों क्यों क्योंकि वो एशिया में ही है, ये यूएसए में ही है, एक प्रकार से लोकेशन की भी अगर बात करें तो। दूसरी चीज़ें, ये हम हमारे हर एक परिस्थिति में हमें सहायता करते हैं, चाहे हमारा वेपन हो गया, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो गया, यूएन लेवल पे हो गया, हर प्रकार से हमें सपोर्ट देते हैं। तो ये हमें हमारे हर चीज़ों पे सपोर्ट किए हैं। और यूएसए हमारे अगर पिछले कुछ दशकों में 4 डिकेड की बात करें तो हर जगहों पे हमें निगलेक्शन मिली है। वो तो रिसेंट 2005 से लेकर के ये चीज़ें बढ़ी हुई हैं, जो हम यूएसए से अब इस प्रकार की स्थिति में आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि चाइना का दबदबा बढ़ने लगा है, तो वो टैकल करने के लिए इंडिया जैसी कंट्री को देख रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बोली जा रही हैं, पूरा अप्रोच है। और यहाँ पे म्यांमार, तालिबान, अफगानिस्तान की अगर बात करें तो इन प्रकार की चीज़ों को भी इशू करने के लिए, टैकल करने के लिए इंडिया को यहाँ पे प्लेयर के रूप में इमर्ज किया जा रहा है। क्यों? सपोर्ट करने की बात करी जा रही है, मतलब इंडिया को सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। बांग्लादेश जैसी कंट्री पे यहाँ पे पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुआ, उसको लेकर के यहाँ पे बात करी जा रही है कि यूएसए ने भी इसकी निंदा करी थी कि वहाँ पे सही प्रकार से डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ पे फिर भी इंडिया को यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। और इंडिया ने यहाँ पे शेख हसीना को यहाँ पे अपना शरण भी दिया है, शेल्टर भी दिया है, फिर भी वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ट्रम्प का जो कन्फ्रंटेशन अप्रोच है चाइना के साथ साउथ एशिया कंट्री में, वो चलेगा, दबाव लगातार बनाए रह जाएगा, जिसके कारण बहुत सारी इशू को हम लोग जियो पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी के मदद से टैकल कर पाएंगे, और इंडिया को एक प्रकार से अलग मुकाम मिलेगा। क्योंकि इंडिया को अलग तरीके से देखा जा रहा है, एक प्रकार से ग्लोबल लेवल पे एक प्लेयर के रूप में देखा जा रहा है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में। तो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लगभग 3 साल होने को है, वेस्ट एशिया में क्राइसिस बना हुआ है, ट्रम्प 2.0 आने वाला है, इंडिया यूएस की टाई स्ट्रांग हो रही है, कोऑपरेशन साउथ एशिया में बढ़ने वाला है। ट्रम्प की जो आइडियोलॉजी है, लीडरशिप स्टाइल, वो किस प्रकार से पावर को मैनेज करेंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, चैलेंज के रूप में इस रीजन में होगा। इंडिया चाइना कैसे आपस में डील करेंगे, ये भी चीज़ें होगी। अब बातें निकल के आती हैं इंडिया की, चाइना की, यूएसए की, रसिया की। ये 2 पावरफुल कंट्री हैं दोस्तों, और एक हो गई इंडिया और एक हो गई चाइना। ये दोनों कंट्री आपस में ही, इनकी कई सारी कॉन्फ्लिक्ट रीजन है जो रिसेंटली अभी कहा जा रहा है ऐसे कि रिजॉल्व हुई है। तो इंडिया अपना पॉलिसी, फॉरेन वाली पॉलिसी को एकदम न्यूट्रल रखता है, किसी से कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन नहीं लेता है। तो ये ऐसा नहीं है मीन्स और एंड की बात करता है, ये अपना न्यूट्रल एक्शन लेते रहता है ताकि चीज़ें नॉर्मल हो जाए। हम लोग यहाँ पे वार के लिए, बैटल के लिए नहीं फोकस करते हैं, हम लोग पीस के लिए फोकस करते हैं कि ठीक है, चीज़ें शांति से चीज़ें निपट जाएं, वो अच्छी हैं सबके लिए। तो ये अच्छी भी चीज़ें हैं, कोई ख़राब नहीं है। इसी किसी कंट्री का ये नहीं पता चलता कि कंट्री वीक है कि क्या है, इससे ये पता चलता है कंट्री पीस को लेके कितना अवेयर है। तो यही थी पूरी डिटेलिंग जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंडिया, चाइना और यूएसए का जो ट्राइलेटरल इश्यू है, काफ़ी डिटेलिंग में मैं यहाँ पे आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 दिन के विजिट के लिए आने वाले हैं AKD अनुरा कुमारा दिशा नायके। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीत के ये आए हुए हैं और अपने ये मिनिस्टर तो अभी तो आने वाले हैं, जब आएंगे तो कवर किया जाएगा। अभी ऐसे ही है। ये वाली सुबु लक्ष्मी के नाम पे कहा जा रहा है कि प्राइज दिया जा सकता है TM कृष्णा को, और हाईकोर्ट यहाँ पे ये चीज़ें पुनः बोल रहा है। तो पहले यहाँ पे कहा गया था कि जो TM कृष्णा है, इनको इस नाम से अवार्ड नहीं दिया जाएगा सुबा लक्ष्मी से, लेकिन पुनः ये चीज़ें बदल गई। अब ये यहाँ पे देखा जाए तो ये TM कृष्णा है, ये कन्नड़ म्यूजिशियन के
काफ़ी वेटरन म्यूजिशियन माने जाते हैं। ये आपका सुब्बुलक्ष्मी है, पहली ऐसी सिंगर जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला गया। इनकी बैकग्राउंड कुछ देवदासी से ही निकल के आती है दोस्तों। जो साउथ में देवदासी कल्चर होती थी वो वहाँ से निकल के आती है। तो देवदासी कल्चर को मैं बहुत अच्छे से भी पढ़ाया हूँ। देवदासी का मतलब ये नहीं कि केवल और केवल शोषण होता था उनका, उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती थी, रिस्पेक्ट होती थी, उनकी संगीत और डांस की एक अलग पहचान होती थी उस एरिया में, उस रीजन में, उस स्टेट में। इनका शोषण की अगर बात करें, एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, तो शोषण तब शुरू हुआ जब अंग्रेज यहाँ पे भारत में आए और यहाँ पे जो पैट्रोनेज मिलता था मंदिर को, टेम्पल को, जिसके कारण इन लोगों को, देवदासी लोगों को अगर बात किया जाए तो देवदासी लोगों को एक प्रकार से वो मॉनेटरी सपोर्ट मिलती थी। इनको हीरे जवाहरात, इनके अच्छे कपड़े, वस्त्र, सारी चीज़ का प्रैक्टिस, नॉलेज, ज्ञान, सब चीज़ों को सपोर्ट के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी। तो वो चीज़ें काट दी गई अंग्रेजों के द्वारा, जिसके कारण मंदिर से निकलकर यहाँ पे वेश्यावृत्ति की तरफ कई सारी महिलाएं जो भी देवदासी थी उस वक्त चली गई। इसीलिए इसको आज के प्रदेश में देवदासी चीज़ों को गलत तरीके से देखा जाता था। यहाँ पे पहले इसकी शुरुआत देवदासी की एक्सप्लॉयटेशन वाली चीज़ों से नहीं हुई थी। ये बहुत ही अच्छी रीजनल आइडेंटिटी, कल्चर को प्रिजर्व करने की चीज़ें हुई थी और इनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी था। किसी भी देवदासी की हम बात कर रहे हैं, तो जब अंग्रेज आए तो लगभग आपका समझिएगा इसकी गिरावट ही शुरू हो गई थी। तो ये प्रॉब्लम शुरू हो गई उनके आने की वजह से। अब यहाँ पे हम किस अवार्ड को लेकर के बात कर रहे हैं? संगीत कला निधि अवार्ड को लेकर के बात कर रहे हैं। यह एक टाइटल है, एनुअली दिया जाता है कार्नेटिक म्यूजिशियन बाई मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। 1929 से लेके 41 तक ये एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन एकेडमी प्रेसिडेंट केवी कृष्णा स्वामी अय्यर 1942 में यहाँ पे इसकी स्थापना करते हैं। और यहाँ पे अवार्ड उनको 1 जनवरी 1943 को जब दे दिया जाता है, तो इनसे पहले के भी बहुत सारे लोग थे, 29 से लेकर 1942 तक उनको भी ये अवार्ड दिया जाता है। 2022 में कृष्णा और लालगुड़ी विजयन लक्ष्मी को वायलिन के लिए मिला, 2023 में बॉम्बे जयश्री वोकलिस्ट के लिए मिला और 2024 में यही टीएम कृष्णा है जिन्हें अवार्ड ये दिया गया। याद रखिएगा, थोडूर मादाबुशी कृष्णा, टीएम कृष्णा इनका पूरा नाम है और इनको ये अवार्ड मिला है। इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड 2016 में भी मिला हुआ है। एक्टिविस्ट भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बहुत सारी फील्ड में ये काम करते हैं। तो ये चीज़ें थी, पूरी डिटेलिंग बैकग्राउंड के साथ मैं आपको दे दिया हूँ, जो काफ़ी न्यूज निकल के आ रहा है। पहले ये स्वयं अपने ज़िंदगी में बोली थी सुब्बुलक्ष्मी कि मेरे नाम पे ना कोई फंड रेज किया जाए, ना कोई अवार्ड मेरे नाम पे किया जाए। लेकिन अभी रिसेंटली पुनः यही न्यूज़ निकल के आ रही है, सुब्बुलक्ष्मी इनका नाम इस्तेमाल किया जा सकता है प्राइज देने के लिए। तो यही सारी चीज़ें ही, कई बार अपने ही स्टेटमेंट से कोर्ट अपना स्टेटमेंट बदल देता है, चेंज कर देता है, हम सभी लोग जानते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे एक्स स्पीकर पेलोसी, इनको हॉस्पिटलाइज किया गया। ये 84 ईयर्स की हैं पेलोसी और ये यूरोप के ट्रिप पे गई थी। कहाँ पे? लग्जमबर्ग। तो दोनों प्लेसेस याद रखिएगा। 84 साल की उम्र में ही है और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से निकल के आती हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे गई थी? लग्जमबर्ग। अच्छा, लग्जमबर्ग का कैपिटल क्या है? जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये एक बहुत बड़ा चेयर है, ब्रोकन चेयर, जेनेवा में। यहाँ पे कुछ लोग आके यहाँ पे तोड़फोड़ करने का प्रयास किए। स्क्रैचेस देखिए एक ह्यूमन ऐसे ही स्क्रैचेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस चेयर की हाइट देखिए दोस्तों, बहुत ही बड़ी ये चेयर है। 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी भी खड़े हो जाए ना तो भी कुछ ये शायद नहीं होगा। तो इतनी बड़ी ये चेयर है। इस चेयर पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का वार हो रहा है उसी से प्रभावित होकर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस चेयर को हार्म करने की बात करी जा रही है। अब क्वेश्चंस पुलिस यहाँ पे उनको पकड़ करके क्वेश्चन भी कर रहा है। तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे रशिया, जो यूक्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको लेकर के ये मुद्दा निकल के आई है। तो ये ब्रोकन चेयर काफ़ी न्यूज़ में आ गई है। कहाँ पे है? आपके जिनेवा में है।
क्या रिजेंबल करता है ये ब्रोकन चेयर? अपोजिशन की रूलिंग रिजेंबल करता है। एक ग्लोबल लेवल पे चीज़ों को दिखाने के लिए, उस चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, पीस के लिए, ये सब चीज़ों को रिजेंबल करता है ये ब्रोकन चेयर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्रेमलिन प्रेज किया है ट्रम्प के उस वादे को, क्योंकि ये कह रहे थे कि हम जल्द से जल्द कीव में शांति लाएंगे। यूक्रेन की राजधानी है दोस्तों कीव, इसमें शांति लाएंगे। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली हुआ क्या है? यहाँ पे रिसेंटली यही हुआ है कि रशिया ने अपना ATACMS मिसाइल लॉन्च किया है कीव पे, जिसके कारण जो भी वहाँ पे एनर्जी ग्रिड थी उसको टारगेट किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, यानी लॉन्च किया है पुनः रॉकेट मिसाइल, जिसके कारण यहाँ पे पुनः मैटर और ज़्यादा एस्केलेट हो गया है, बढ़ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब कि यहाँ पे यूक्रेन का बहुत ही मूर्खता वाला एक्शन है कि वो USA का कोई भी वेपन इस्तेमाल कर रहा है। तो USA तो भाई सपोर्ट कर ही रहा है यहाँ पे, और इस प्रकार की बातें जब ट्रम्प बोले तो क्रेमलिन का मतलब होता है रसिया, मान के चलिए रशिया यहाँ पे प्रेज कर रहा है किसको? डोनाल्ड ट्रम्प को। कह रहा है आपकी बातों की हम सराहना करते हैं, और ये अपना एरियल अटैक किया है, वायु एयर वाला अटैक किया हुआ है। तो यही चीज़ें चल रही हैं, 3 साल समाप्त होने को हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे मुद्दा शांत हो ही नहीं रहा है। और यूक्रेन यहाँ पे आरोप लगा रहा है कि रसिया यहाँ पे पीस के लिए नहीं तैयार हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। यूक्रेन और रसिया में 3 साल से वार छिड़ी हुई है। वहाँ के लोग माइग्रेट होके एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की वहाँ पे डेथ भी हो चुकी है, जिसके कारण प्रॉब्लम निकल के आ रही है। दोनों कंट्री यहाँ पे एक दूसरे के प्रति स्टैंड खड़े हैं। बात केवल इतनी ही सी थी दोस्तों कि NATO इस ग्रुप में शामिल होने की बात चली गई थी, किसकी? यूक्रेन की। तो यूक्रेन बोला हम नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं। यही संधि हुई थी कि अब नाटो में कोई भी मेंबर ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाटो ऐसी एक संस्था है दोस्तों जहाँ पे कोई भी कंट्री अगर ऐड हो गई तो किसी भी कंट्री ने अगर एक कंट्री को भी वार कर दिया या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो नाटो की सारी ग्रुप मिलके उस कंट्री पे वार करेंगी। कलेक्टिव सिक्योरिटी वाली सिस्टम थी इसमें। इसी की वजह से यहाँ पे रसिया की सिक्योरिटी की भी क्वेश्चंस निकल के आती है, वो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे डी गुकेश जीत के आए हैं इंटरनेशनल चेस फाइट जो आपके कहाँ पे हो रहा था? सिंगापुर में हो रहा था। याद रखिएगा कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था? सिंगापुर में। किसके किसके बीच फाइनल मैच हुआ है? तो डी गुकेश वर्सेज डिंग। तो यहाँ पे डिंग जो है ये भी बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है दोस्तों, ये कोई कम नहीं है, लेकिन अपने गुकेश भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये इनको अच्छा, दोनों के बीच में कई सारे मैच ड्रॉ हुए हैं दोस्तों, बहुत सारे मैच ड्रॉ हुए हैं। लास्ट में फाइनली अगर बात करी जाए तो जीत करके क्राउन इन्हीं के सिर पे सजा है। 5 करोड़ रुपए का यहाँ पे अवार्ड अनाउंस किया है डी गुकेश जी को, जो कि भारत के लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे चेन्नई को एक प्रकार से चेस कैपिटल, ग्लोबल चेस कैपिटल बनाने की बात करी जा रही है। चेन्नई से निकल के आते हैं डी गुकेश, ये इनके पेरेंट्स हैं यहाँ पे। तो पूरी डिटेलिंग आपको आज के इस आर्टिकल को लेकर के एडिटोरियल बैकग्राउंड सारी डिटेलिंग यहाँ पे दे दिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।